एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, आज का थोड़ा इंटरफेस आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, लेकिन होपफुली थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं थोड़ा आउटसाइड हूँ, मतलब औरंगाबाद में नहीं हूँ यहाँ पे, तो एक दो लेक्चर थोड़ा ये वाला इंटरफेस चलेगा। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला टॉपिक होपफुली आप सबने 10th में किया होगा कवर अप। बट ये वाला टॉपिक में जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी एडिशनल बातें होगी जो इसके पहले आपने कभी ज़्यादा देखी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वाला टॉपिक। तो मॉडल ऑक्सिलरी वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन अभी हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सर एग्जैक्टली मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो टॉपिक होता क्या है। बराबर है। देखो, मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज जो काम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा है। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो काम करता है सेम काम करता है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो देखते हैं अभी कि हेल्पिंग वर्ब में और मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। बराबर है। सबसे पहले देखो, देयर आर 24 मॉडल ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। ठीक है, देयर आर 24 ऑक्सिलियरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑक्सिलियरीज के यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टाइप आएगा यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने बहुत ज्यादा सीखा है, हमको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, उसका काम कैसे होता है। ठीक है, लेकिन हर एक छोटी सी छोटी बात हम यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल कितने ऑक्सिलियरीज होते हैं, तो देर आर टोटल 24 ऑक्सिलियरीज। अब उसमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसको प्राइमरी ऑक्सिलियरी भी बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं फिर मॉडल ऑक्सिलियरीज। और मॉडल ऑक्सिलियरीज कितने होते हैं यहाँ पे वो भी हम देखेंगे। देखो, देर आर टोटल 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, मतलब 11 जो है वो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, मेन जो वर्ब होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें प्योर हेल्पिंग वर्ब ही इंक्लूड है। ठीक है, और उसके बाद जो 13 आते हैं वो 13 जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। बराबर है क्या। चलो, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। तो देर आर टोटल 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज जो कि हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक की बात करेंगे हम इंडिविजुअली। एम किसके सामने लगता है, आई के सामने लगता है। बराबर है क्या। इज आर जो है वो जो है वो कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट टेंस में। बराबर है क्या, प्रेजेंट टेंस में। उसमें हमने लास्ट वाले जो टॉपिक देखा था उसमें हर एक हेल्पिंग वर्ब देखा था। ठीक है, एक थोड़ा फास्ट उसकी रिवीजन कर लेते। देखो, एम किसके सामने आता है, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो। बराबर है क्या। इज कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होगा तो। बराबर है क्या। आर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में है और साथ ही साथ वो प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। जैसे दे क्या है, दे आर अगर बोला तो वो आएगा प्रेजेंट टेंस में, प्लस साथ ही साथ दे का मतलब क्या होता है, इट्स अ प्लूरल, मतलब अनेक वचन होता है, एक से ज्यादा। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। बराबर है। अब वॉज और वेयर कहाँ पे आते हैं, वॉज और वेयर आते हैं सर पास्ट टेंस में। चलो ये तो हमको पता है। वॉज कहाँ पे आता है, जहां पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। और वेयर कहाँ पे आता है, जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है। और वॉज वेयर जो है वो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। एंड एम इज आर हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर। बराबर है क्या। चलो, अब देखो टू हैव हमने देखे थे, तो दो फैमिलीज की बात की थी हमने लास्ट वाले लेक्चर में। तो वहां पे कौन सी फैमिलीज हमने देखी थी, हमने देखी थी टू बी वाली फैमिली जिनके 5 बच्चे थे, याद आ रहा है क्या कुछ, और टू हैव वाली फैमिली जिनके 3 बच्चे थे। हमने टू डू वाली फैमिली का सिर्फ मैंने जिक्र किया था कि वहां पे तीसरी भी फैमिली होती है, वो होती है टू डू वाली फैमिली। उसमें कौन से आते हैं, डू, डज और डिड। उनके भी कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे। लेकिन इसका वो वाले टॉपिक से हमारा कुछ लेना देना नहीं था, इसकी वजह से सर वो वाला मतलब कौन सा, वो वाला मतलब टेंस। टेंस में इसका कुछ लेना देना नहीं था, इसकी वजह से हमने वो सीखा नहीं था। बराबर है क्या। लेकिन टू डू वाली भी एक फैमिली होती है जिसमें हेल्पिंग ऑफ 3 होते हैं, डू, डज और डिड। देखो, एमिज और वॉज वेयर तो हमको पता है कहाँ पे यूज होते हैं। अब थोड़ा आगे बात करेंगे, हैव, हैज और हैड कहाँ पे यूज होते हैं। हैव, हैज और हैड में हमको पता है 2 प्रेजेंट वाले होते हैं और एक पास्ट वाला होता है। मुझे बोलो प्रेजेंट वाले कौन से, हैव और हैज, और पास्ट वाला कौन सा होता है, हैड। तो देखो, पास्ट में हैड एक ही है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका कुछ वहां पे सब्जेक्ट के साथ लेना देना नहीं होता। लेकिन हैव कहाँ पे यूज होता है, देखो मैंने एक मेमोरी टेक्निक बताई थी, HAS, हैज, एंड एस फॉर सिंगुलर। बराबर है करे। तो जहां पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्या सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे हैज यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पे प्रेजेंट टेंस में हम हैव यूज करेंगे। सर फिर डू, डज, डिड का क्या है, हमने देखा था
हमने कहाँ पे देखा था, ये वाला हमने देखा था क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में याद करो, रूल नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सॉरी रूल नंबर वन हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करता था, जो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। इफ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस, अगर क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन था तो हम एज इट इज लेते थे। अगर वहां पे क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, वो अगर मिसिंग होता था, तो हम डू, डज और डीड मतलब टू डू वाली फैमिली का यूज करते थे। वहां पे मुझे बोलो डू कब लेते थे, जब वर्ब वन होगा तो, डज कब लेते थे, वर्ब वन प्लस एस ई एस होगा तो, और डीड कहाँ पे लेते थे, V2 या फिर V3 पास्ट टेंस में हम लेते थे। उसमें हमने ये भी पार्ट देखा था कि वर्ब वन को कब हम एस ई एस वगैरह ऐड करेंगे। देखो डायरेक्टली कोई अगर ये वाले लेक्चर पे जंप करेगा तो उसको लगेगा कि ये मेरे समझ के बाहर जा रहा है। इसकी वजह से जो पहले हमारे डेमो लेक्चर्स वगैरह हुए, इसके पहले लेक्चर नंबर वन से जो जितने कितने अभी हमारे लेक्चर हुए टोटल, वो सब लेक्चर सिक्वेंशियली देख के देखो कैसा होता है। जब जो हिसाब से हम जो सिलेबस वगैरह हमारा प्लान होता है कि ये सीक्वेंस में हमको आपको पढ़ाना है, तो उसमें वो स्टेप्स ऐसे होते हैं कि बेसिक आप पहले सीखते हो, बाद में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट का वैसे होता है। तो सेम गोज विथ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे पहला लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। अगर पहले 3-4 लेक्चर मिस कर जाओ तो आगे वाली जो लेक्चर की सीरीज है वो थोड़ा समझने में यहाँ पे दिक्कत आती है। फिर भी कंपेरेटिवली मॉडल ऑक्सिलरीज वाला टॉपिक मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स के लिए वो पूछते हैं 11th में। अब 11th का जो पैटर्न होता है दैट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न वगैरह नहीं होता। तो हम टीचर लोग वहाँ पे भी फिर क्या करते हैं, फिर जो हमको लगता है कि 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, वो 12th के लिए इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक को हम यहाँ पे ज़्यादा वेटेज देते हैं। बराबर है क्या? तो ऑब्वियसली करना भी वैसे ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो डू डस डीड तो हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज टोटल कितने, देर आर टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। बराबर है क्या? वो हम ही ये वाले टॉपिक में हमको सीखना है कि ये वाले जो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है, वो मॉडल ऑक्सिलरीज हम एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब वो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से है, तो ये 13 मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। देखो प्रेजेंट टेंस में देर आर टोटल 7 मॉडल ऑक्सिलरीज, और पास्ट टेंस में देर आर टोटल 6 मॉडल ऑक्सिलरीज। सर ये मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब होता क्या है? देखो जब भी मैं मॉडल ऑक्सिलरी बोलूँ ना, दिमाग में हेल्पिंग वर्ब भी देखना। मॉडल ऑक्सिलरी जब सेंटेंस में यूज हुई तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का कुछ काम नहीं होता, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम कर देती है। लेकिन सर फिर फर्क क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है और मॉडल ऑक्सिलरी, उसमें फर्क क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस को सिर्फ एक सपोर्ट करने के लिए आता है। मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के जैसा सपोर्ट भी करती है, प्लस सेंटेंस को एक मीनिंग भी देखी जाती है। बराबर है क्या? देखो नेक्स्ट वाला जो अभी हम टेबल सीखने जा रहे हैं, वो वाला टेबल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। देखो सबसे पहले हमने देखा हमको क्या करना है, अभी ये वाले इसमें 11th में हमको 13 जो मॉडल ऑक्सिलरी है, हर एक मॉडल ऑक्सिलरी पढ़नी है। उसका यूज कहाँ पे होता है वो देखना, और हम उसको किस तरीके से एग्जामिनेशन के एग्जाम को दिमाग में रख के उसको कैसा हम यूज करेंगे। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, हर एक चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो 13 में से 11 मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है वो डिफेक्टिव वर्ब्स होते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स मतलब उसको सिर्फ एज अ वर्ब हम नहीं यूज कर सकते। सिर्फ वहां पे 2 मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी होती है जिनको हम सेपरेटली एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। सर मतलब क्या है? देखो हैव, हैज और हैड, डू, डज और डिड, ये कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में सिर्फ 2 ही मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी होती है जिनको हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। बाकी सबको हमको एज अ मॉडल ऑक्सिलरी ही यहाँ पे यूज करना होता है। बराबर है क्या? चलो देखो, अब मॉडल ऑक्सिलरीज सर हमको कैसे पता चलेगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से सेंटेंस में कहाँ पे कैसी यूज होगी? तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते समय उसके रूल्स वगैरह ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, हमको सिर्फ उसका मीनिंग, वो वाला मॉडल, जैसे मैंने कहा है कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा सेंटेंस को सपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ और एक चीज करता है, सेंटेंस को एक मीनिंग भी देके जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरीज का मीनिंग यहाँ पे ध्यान में रखना है। मतलब जैसे कैन का मीनिंग क्या होता है, कुड का मीनिंग क्या होता है। बराबर है क्या? फिर वो मीनिंग के हिसाब से हमको पता चलेगा कि कौन से वाले सेंटेंस में हम कौन सी वाली मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे। देखो टेबल अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जब सेंटेंस की तरफ जाएंगे आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। वो आसान टॉपिक तभी लगेगा जब ये पूरा का पूरा टेबल आपको यहाँ पे लर्न होगा। ठीक है, तो कंसीडरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, ये वाले लेक्चर में हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एक बार ये वाला टेबल पढ़ लो, कल वाले लेक्चर में जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वो वाले लेक्चर में हम एक
थोड़ा स्टडी करेंगे पूरे का पूरा टेबल की, थोड़ा लर्न करने की कोशिश करेंगे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और फिर जाएंगे हम एक्सरसाइज सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो चलो जय हिंद। अब एंड करते हैं लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू।